और आज हम सबके गुरु और नाट्य शास्त्र के ज्ञाता श्री भरत गुप्त जी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं और आप इंडियन क्लासिस्ट, थिएटर थ्योरिस्ट, सितार, असु बहार को भी बहुत अच्छे से जाते हैं और आपने बहुत सारी किताबें लिखी है नाट्य शास्त्र के ऊपर और नाट्य शास्त्र स्त्रोतकार है सर का, और नाट्य शास्त्र नहीं और भी विषयों पे सर ने बहुत किताबें लिखी और स्पेशली इंडियन क्लासिकल ड्रामा एंड ग्रीक थिएटर के ऊपर जो किताब लिखी गई है वो स्पेशली उससे सभी परिचित होंगे। तो चलिए सर से मिलते हैं और सर से बातें करते हैं। और आज जैसे कि सर ने स्पेशली एक टॉपिक दिया था, हाउ टू अंडरस्टैंड इंडियन क्लासिकल थिएटर, उसके बारे में बात करेंगे। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो यहाँ पूछ सकता है। सर नमस्कार। 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 थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें मौका दिया आपसे बातचीत करने का सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। मैं सबको नमस्कार करता हूँ और मैं सबका अनुग्रहित हूँ कि रात के 10 बजे भी लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और इस चर्चा में शामिल होंगे। जी सर। जी सर, आपके बारे में हमेशा हम सुनते रहे, आपकी किताबें पढ़ी और मतलब आपसे पढ़ा है, सुना है, आपके बारे में बहुत सुना है सर, और किताबों के थ्रू, कभी नेट में मतलब यूट्यूब में आपको देखा, आपके बारे में आपकी बातें सुनी, तो अच्छा लग रहा है सर आपसे ऐसे बात करते हुए सर, इतना कि मैं क्या बताऊं। मुझे तो आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। जी तो सर यहाँ से शुरू करते हैं कि मतलब आपका किस तरह से, वैसे आपने ऑलरेडी हमें बताया था कि टॉपिक हाउ टू अंडरस्टैंड इंडियन क्लासिकल ड्रामा, लेकिन उसको आप शुरू करें उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कैसे नाट्य शास्त्र से जुड़े, आपका कैसे जुड़ाव हुआ, आप क्योंकि आप शुरू में इंग्लिश के लिटरेचर, इंग्लिश के एसोसिएट प्रोफेसर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो किस तरह से आपका इसके साथ जुड़ाव हुआ सर, उसके बाद आप जरूर बताएं कि कैसे बता हम समझे नाट्य शास्त्र। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ आप सबको नमस्कार करते हुए, और प्रणम्य शिरसा देवौ पितामहा महेश्वरौ नाट्यशास्त्रं वक्षयामि यद ब्रह्मणा उदाहृतम्। तो नाट्यशास्त्र की ये चर्चा प्रारंभ करते हैं पितामह ब्रह्मा को और भगवान शंकर को नमस्कार करते हुए। तो ये आनंद का विषय है आप सब लोगों के साथ इस पर चर्चा। अब आपका जो ये प्रश्न है कि मैं कैसे जुड़ गया, तो वैसे तो पता नहीं, शायद पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध कर्म होगा, ऐसी कुछ चीज होगी, लेकिन जितना मुझे याद है इसकी कहानी इस तरह से है कि मैं सन 71-72 से मैंने सितार का प्रशिक्षण पंडित उमाशंकर मिश्र जी की निर्देश में प्रारंभ किया और मैं वो करता रहा। तो जब 1-2 साल हो गए मुझे सीखते हुए, तो चूंकि कुछ थोड़ी सी जिज्ञासाएं रहती थीं एक एकेडमिक के रूप में, तो मैं जानना चाहता था कि इसका कोई शास्त्र भी है क्या, संगीत का, भारतीय संगीत का। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, लेख इत्यादि, और उस समय में एक व्यक्ति जो लिखा करते थे इसके ऊपर, संगीत नाम के रिसाले में जो हाथरस से निकलता था सन 60 और सन 70 में, वो बड़ा प्रसिद्ध था। तो उसमें एक स्वामी कृपालवानंद थे जिनके लेख आते थे। तो मैं उन स्वामी जी के पास गया
वो पता लगा जब मैं पहुंचा कि वो तो बड़ौदा के पास एक गांव में रहते थे। और मैंने तो सोचा वो कोई किसी विश्वविद्यालय के कोई प्राचार्य इत्यादि होंगे, लेकिन वो वास्तव में एक सन्यासी निकले। तो वो संन्यास्त थे, एकांत में रहते थे, 17 वर्ष से मौन थे और वो निरंतर तपस्या करते थे और दिन में 1 घंटा 2 घंटा बाहर आते थे मिलने के लिए। खैर, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, आप नाट्यशास्त्र के 4 वॉल्यूम खरीद कर लाओ। बड़ौदा में जो संशोधन केंद्र है, गायकवाड़ सीरीज जो निकालते हैं, और वो लेकर आओ, फिर बात शुरू करते हैं। मैं वो लेकर आया 4 वॉल्यूम नाट्यशास्त्र के, जिनमें अभिनव भारती भी थी संस्कृत में और संस्कृत में नाट्यशास्त्र था। तब उन्होंने मुझे कहा कि 28 से लगभग 33-34 तक ये संगीत के इसमें संगीत विषयक अध्याय हैं, जिसमें स्वर विधि, ताल इत्यादि ये सब है, तो ये आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो मैं वहाँ कुछ समय रहा उनके साथ, वो मैंने पढ़ना शुरू किया। थोड़ा सा मुझे अंदाजा विषय का और ग्रंथों को पढ़कर था। फिर उन्होंने कहा कि ये तो अंग है, ये सब संगीत के बारे में जो चर्चा है ये एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? एक पूरे बड़े ग्रंथ नाट्यशास्त्र का। तो अब नाट्यशास्त्र को देखना प्रारंभ करो। तो फिर जब मैं घर लौट कर आया तो फिर मैं 6-7 महीने तक मैंने नाट्यशास्त्र का अध्ययन किया और तब मेरा नाट्यशास्त्र में एक प्रकार से परिचय हुआ। और ये कहा जाए कि मुझे ये अद्भुत ग्रंथ पढ़ने के लिए, जानने के लिए और इसके प्रति समर्पित होने के लिए एक मुझको मौका मिला। तो ये कहानी वहाँ थी। फिर कई वर्षों तक मैं स्वामी जी के पास जाता था, वहीं जहाँ उनका आश्रम और कुटी थी किसी गांव में छोटे से, वहाँ जाकर कई महीने रहता था, उनके साथ अध्ययन करता था। उन्होंने मुझे और भी ग्रंथ पढ़ाए, योग विषयक ग्रंथ जो थे, हठ योग और प्रदीप का, अन्य मनस्क योग, पाशुपत इत्यादि सिद्धांत के। तो इस प्रकार से एक बड़ा सांगोपांग अध्ययन हुआ और उन्होंने मुझे इस बात के प्रति भी सजग किया कि भारत की एक विद्या अन्य सारी विद्याओं से जुड़ी होती है। तो संगीत साहित्य से जुड़ा है, नाट्य से जुड़ा है, अभिनय से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है, और इसी तरह से ये मंदिरों के शिल्प से जुड़ा है, ये वास्तुशास्त्र से जुड़ा है। तो जितनी भी कलाएं हैं वो अंतर संबंधित हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबका प्राप्त कीजिए और फिर नाट्यशास्त्र को देखिए। इस तरह से मेरा अध्ययन लगभग 5 वर्ष उनके साथ हुआ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि दिल्ली में एक और बहुत बड़े आचार्य हैं इस विषय के, संगीत के, जिनका नाम है आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति। तो अब आप जाइए वहाँ उनसे अध्ययन कीजिए। तो मैं दिल्ली में आकर आचार्य बृहस्पति जी से मिला और ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और फिर उनके साथ मेरा अध्ययन लगभग 2.5 वर्ष हुआ। 2.5 वर्ष के बाद वो दिवंगत हो गए, लेकिन 2.5 वर्ष में काफ़ी गहरा अध्ययन हुआ। वो एक क्लास लेते थे मेरी सुबह 6:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक, यानी मुझको कोई 6-6.25 घंटे बैठकर पढ़ाते थे। और जो एक पारंपरिक विधि है किसी शास्त्र को पढ़ने की, कि हम कारिका पढ़ते हैं, कारिका यानी उसका जो श्लोक है, जो ग्रंथ में श्लोक लिखा है, जैसे मैंने एक श्लोक पढ़ा, ये नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि यद ब्रह्मणा उदाहृतम, तो वो पढ़ेंगे। फिर उसके ऊपर किसी आचार्य ने जो व्याख्या लिखी है
जैसे यहाँ अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती लिखी है, फिर वो पढ़ेंगे, फिर अन्य आचार्यों ने क्या कहा है उसको समझेंगे। तो इस तरह से उस एक श्लोक का अर्थ अनेक व्याख्याओं के सहित पढ़कर, जानकर, फिर हम अगले श्लोक पर जाएंगे। इस तरह से पूरा अध्याय पढ़ेंगे। तो कभी कभी तो हम एक श्लोक पर ही कई दिन तक अटक जाते थे, क्योंकि उसमें तरह तरह की शंकाएं होती थी, बहुत सी चीजों का प्रमाण नहीं मिलता था, तो अन्य ग्रंथों को देखना पड़ता था। तो ये विधि है नाट्य शास्त्र या किसी भी शास्त्र, भारतीय शास्त्र को पढ़ने की, कि कारिकाबद्ध उसका अध्ययन होता है। कारिका का मतलब श्लोक, एक एक श्लोक का अध्ययन होता है, व्याख्याओं का अध्ययन होता है, उसके ऊपर चिंतन होता है, जो संशय है वो मिटाए जाते हैं, और सारे ग्रंथ को देखा जाता है कि यहाँ तो ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ से 10 अध्याय दूर कुछ और कह रहे हैं, दोनों के अंदर तो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इसका हमें समाहार कैसे करना है, इन दोनों की संगति कैसे बिठानी है, उसके और क्या प्रमाण हैं, उसके प्रमाण हमें ग्रंथ में कहाँ और मिलते हैं, तो उनको भी हम पढ़ेंगे, उन श्लोकों को भी देखेंगे। तो इस तरह से समग्र ग्रंथ को पढ़ना, जानना, ये नाट्यशास्त्र को जानने की प्रक्रिया थी। अब नाट्यशास्त्र तो भारतीय विद्या का शास्त्र है, यानी भारत में नाटक कैसे होता है, ड्रामा थिएटर कैसे होता था और आज भी कैसे होता है, क्योंकि ये तो एक जीवंत विद्या है। लेकिन विश्व में दूसरी जगह भी होता है, तो दूसरी जगह के नाट्य में और भारत के नाट्य में क्या भेद है, क्या अंतर है, ये भी एक विषय है। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि लोग पश्चिम के नाटक को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, और शेक्सपियर इत्यादि जो हमने अपने एमए करने में पढ़ा था, और फिर जिसको हमने पढ़ाना भी प्रारंभ कर दिया था दिल्ली विश्वविद्यालय में, इन बड़े बड़े नाट्यकार शेक्सपियर हुए और बेन जॉनसन हुए उनके काल के, और फिर पूरी परंपरा जो है आधुनिक काल तक जो रही, इनका मूल क्या है, ये अपनी परंपरा किससे मानते हैं। तो ये पढ़ने में आया कि ये अपनी परंपरा यूनान से मानते हैं, ग्रीस से मानते हैं। तो फिर वो यूनान की परंपरा किन नाट्यकारों की है, एस्किलस की, क्या कहते हैं, सोफोक्लीस की, और फिर आगे वाले जो और नाट्यकार हुए यूरिपिडीज वगैरह की, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने किस प्रकार की रचना की है नाट्य की, और फिर वो नाट्य खेला कैसे जाता था, क्योंकि नाट्य तो एक प्रयोगशील विद्या है, वो केवल सिद्धांत की बात नहीं है। तो वहां कैसे खेलते थे और यहां कैसे खेलते थे, दोनों में कोई समानता है, दोनों में कोई भेद है, ये सारे प्रश्न मन में उठने लगे। और सुनने में तो यही आता था, पढ़ाया तो यही जाता था कि ग्रीक नाटक जो है, यूनान का नाटक, प्राचीन नाटक, ये तो पाश्चात्य नाटक है, वेस्टर्न थिएटर है, और हमारे यहाँ का ईस्टर्न थिएटर है। हमारे यहाँ ऐसी धारणाएं हैं, उनके यहाँ वैसी धारणाएं हैं। लेकिन जब मैंने अध्ययन शुरू किया, और जब मैंने ग्रीक नाटक का भी एक गहरा अध्ययन शुरू किया, यहाँ तक कि मैंने प्राचीन ग्रीक भाषा भी सीखनी शुरू की, और उसके माध्यम से अपने अध्ययन को अच्छा पैना किया, तब मुझको नजर आया कि ऐसा नहीं है कि ये पश्चिम का नाटक है, वास्तव में ये नाटक हमारे नाट्य के बहुत निकट है। पश्चिम का नाटक तो यूरोप में शुरू हुआ, शेक्सपियर, और शेक्सपियर से पहले क्रिस्टोफर मार्लो वगैरह इनके वक्त से शुरू हुआ, यानी समझिए 1590 के काल में शुरू होता है। तो वेस्टर्न नाटक जिसको आज हम कहते हैं, ये तो 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, ये तो सिर्फ 450 साल पुराना है।
इसकी परंपरा तो केवल इतनी है। ग्रीक नाटक तो हमारे नाटक के बहुत निकट था, तो इसलिए फिर ये अध्ययन मेरा चलता रहा। और ये अध्ययन नाट्यशास्त्र का और यूनान के नाट्यकारों का, ये लगभग मैंने 15 वर्ष किया, 15-16 वर्ष। और उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रंथ ड्रामेटिक कॉन्सेप्ट्स ग्रीक एंड इंडियन लिखना शुरू किया, और उसको लिखने में भी कुछ वर्ष लगे, और उसका प्रकाशन 1994 में हुआ। और वो भगवत कृपा से ग्रंथ थोड़ा पढ़ा जा रहा है। लगभग 6-7 बार वो पुनर्मुद्रण हो चुका है उसका। और फिर उस ग्रंथ के ही सहारे मुझे यूरोप, अमेरिका, कनाडा इत्यादि इन सारी के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अपने ग्रंथ के ऊपर बोलना, उसके ऊपर भाषण देना, और पद्धतियों को, दोनों पद्धतियों को, यूनान की पद्धति और भारत की पद्धति को समझाना, उसके बारे में प्रश्नोत्तर इत्यादि ये सब चर्चा, ये करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप ये समझिए कि जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, ऑक्सफोर्ड है और कोलंबिया है और शिकागो है और टोरंटो और बर्कले, और इस तरह के लगभग सारे ही विश्वविद्यालयों में मैं आमंत्रित हुआ, और मैंने इस अपने तथ्य को रखा। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जिन सिद्धांतों की मैंने स्थापना की है अपने ग्रंथ में, आज तक उनका खंडन किसी ने नहीं किया है, क्योंकि मैंने ये सिद्ध किया है कि ग्रीक नाटक हमारे प्राचीन नाटक के बहुत निकट था। और इन दोनों की श्रेणी जो है, अगर कोई हम इनकी कैटेगरी बनाते हैं या इनका कोई विभाजन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये कहा जाना चाहिए कि ये एक इंडो यूरोपियन थिएटर है, जिसमें भारत के मूल्य और यूनान के प्राचीन मूल्य दोनों का एक समागम है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है यादव जी। सर बहुत सुंदर सर, क्योंकि हम सब हमेशा ही होता है ना कि नाट्यशास्त्र में कितना समय लगेगा, 36 या 37 अध्याय है, तो छोटा सा तो है, मतलब उसके लिए इतना समय क्यों चाहिए, जबकि उसमें तो बहुत कुछ समाया हुआ है, पूरा विश्व समा सकता है। उसमें 6000 श्लोक हैं, उसमें तो 6000 श्लोक हैं। वो नाट्यशास्त्र छोटा नहीं है, 6000 श्लोक हैं। और साथ में नाट्यशास्त्र को समझने के लिए अभिनव भारती जो उसकी व्याख्या है, और बहुत बड़ी व्याख्या है वो, तभी तो उसके 4 वॉल्यूम बनते हैं, उसको समझना आवश्यक है, क्योंकि उसको पढ़े बिना हम नाट्यशास्त्र को नहीं जान सकते। केवल वही एक व्याख्या है नाट्यशास्त्र पर, विशद व्याख्या, जो हमें प्राप्त होती है। उससे पहले की जो 10-20 बड़ी छोटी व्याख्याएं हैं, वो आज हमें नहीं मिलती, वो सब लुप्त हो गई, कहीं इधर उधर हो गई, खो गई, केवल वही मिलती है। तो उसके अध्ययन से नाट्यशास्त्र का अध्ययन पूरा होता है। और फिर जो नाट्यशास्त्र की परंपराएं हैं, यानी नाट्यशास्त्र के जो परवर्ती ग्रंथ हैं, क्योंकि नाट्यशास्त्र तो जिसको हम कहते हैं आप्त ग्रंथ है, यानी यहां से कहानी शुरू होती है। ये सबसे पहले इसकी रचना हुई जो अब हमें उपलब्ध होता है। उसके बाद फिर बहुत सारे ग्रंथ उसकी परंपरा में आते हैं, बृहद्देशी, और बल्कि उस समय में भी कई ग्रंथ उसी काल में लगभग लिखे गए, और फिर आगे जाकर बहुत सारे संगीत पारिजात और रत्नाकर इत्यादि बहुत सारे, पूरी श्रृंखला है 60-70 ग्रंथों की। तो वो सारे नाट्य की शास्त्र की परंपरा है, वो समग्रता है नाट्य शास्त्र की। तो एक जीवन में कोई सारे ग्रंथ तो पढ़कर और उनकी व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन नाट्य शास्त्र का संबंध उनको देखना बहुत आवश्यक है, और उसका लाभ है।
और फिर ये सारी बात आ जाती है कि आज क्या विद्या है, आज उसका क्या उपयोग हो, किस तरह से हम जी आज के रंगमंच पर इस सारे अपने हेरिटेज को, इस सारी अपनी विरासत को कैसे उपयोग में लाएं, ये बात है। क्योंकि बहुत कुछ अब छूट गया हमसे, बहुत कुछ विलुप्त हो गया, तो उस सब को हम कैसे उसका लाभ लेकर पुनर्निर्मित करें, उसकी पुनर्निर्मिति कैसे हो, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हाँ बोलिए। तो सर मतलब अब बात जो आप हम बात कर रहे थे कि हाउ टू अंडरस्टैंड इंडियन क्लासिकल ड्रामा, हाँ। ये आज के परिवेश में कैसे उसको समझे, कैसे उसको हाँ। जाने, हाँ देखिए, तो उसके बारे में सर हाँ वही मैं आपसे कह रहा हूं। कुछ मैंने आपको जैसे अपनी अपनी यात्रा के विषय में बताया, तो मेरे मन में जो प्रश्न उठे वो प्रश्न इसी कारण से उठे कि हम प्राचीन काल में जो प्रयोग होते थे उनके बारे में नहीं जानते, और उसके बारे में कोई भारत के अंदर हमको नाट्यशास्त्र और अभिनव भारती के अतिरिक्त थोड़े से ही ग्रंथ मिलते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो हमारी नाट्य की परंपरा थी ये बहुत अच्छी चली, बड़ी संवर्धित परंपरा थी, लेकिन 11वीं 12वीं शताब्दी में आकर उत्तर भारत में इसका उच्छेद हो गया। क्योंकि इस्लाम का शासन आने के बाद शहर के अंदर नाट्य वर्जित हो गया। यानी कुछ भारत की विद्याएं थी जो कि चलती रही, क्योंकि उनको राज्य का संरक्षण मिल सकता था, जैसे चित्रकला है, पेंटिंग है, बहुत प्रकार का, कई प्रकार का संगीत है, और मनोरंजन के लिए नृत्य है। तो ये तो राज दरबारों में, इस्लामिक दरबारों में चलता रहा, लेकिन थिएटर, नाट्य, ये किसी दरबार में होकर जिंदा नहीं रह सकता। इसमें तो ज्यादा से ज्यादा आप वो सब्ज परी और लाल परी जैसे वाजिद अली शाह के जमाने में होता था, थोड़ा बहुत वो हो सकता है, लेकिन जीवंत परंपरा तो जब होगी जब ये शहर में होगा, जब ये शहर के प्रांगण में होगा, चौक में होगा, जब वहां के थिएटर हाउसेस में होगा, वहां के मंदिरों में होगा, वहां के छोटे छोटे, वहां के वैभवशाली घरों में होगा, और वहां के उत्सवों में होगा। तो जैसा कि होता था नाट्य, तो वो जो जीवंत परंपरा थी वो शहरों में समाप्त हो गई, और जितने भी कलाकार थे नाट्य के, वो शहर से बाहर जहां जहां समझिए कुछ आश्रम थे, और जहां जहां राम और कृष्ण की लीलाएं खेली जाती थीं या उनकी उपासना होती थी, ये लोग वहां चले गए। तो फिर वहां कुडियाट्टम जैसी कई शैलियों का विकास हुआ, और फिर वो शहर में, वो भारत के अंदर फैला। तो आज जिसको हम एक अपना पारंपरिक नाटक मानते हैं, ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर मानते हैं, और उसकी जो विधाएं हैं, कुचिपुड़ी है, और आज जिसको हम भरतनाट्यम कह रहे हैं, उड़ीसी है, बाइलाटा है, यक्षगान है, ये इतनी सारी आप जानते ही हैं, ये सारे नाम परंपराओं के। ये परंपराएं शहर की परंपराएं नहीं, ये गांव की, मंदिरों की आंचलिक परंपराएं हैं। क्योंकि शहर में, उत्तर भारत में लगभग, और मध्य भारत में ये वर्जित, लगभग वर्जित हो गया था। तो ये भारत के नाटक के साथ एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसमें उसका ह्रास हो गया। तो इसलिए वो परंपरा नाट्यशास्त्र की जो शहर के बीच में होती थी,
और जिसके जो एक शहर में नहीं, भारत के सारे शहरों में होती थी, और जिसको खेलने के लिए जो रंग मंडलियां थी वो एक शहर से दूसरे शहर सारे भारत में भ्रमण करती थी, यानी एक ऑल इंडिया थिएटर था, वो समाप्त हो गया। और फिर एक ऐसा थिएटर था जिसमें भारत की विभिन्न भाषाओं का प्रयोग होता था, एक भाषा का नहीं था। आज तो हम मराठी थिएटर, बंगला थिएटर, हिंदी थिएटर, तमिल थिएटर इस तरह से जानते हैं। तो ये सारी घटनाएं जो हुई 19वीं और 20वीं शताब्दी में, और फिर ये जिस तरह का थिएटर निकला, हमने उस थिएटर की नजर से फिर अपने प्राचीन काल को देखना प्रारंभ किया। अब देखिए, मैं इसको समझाता हूं कि समस्या क्या है। प्राचीन नाटक को समझने की सबसे बड़ी समस्या क्या है। जिस नाटक का लोप हो गया, मेजॉरिटी ऑफ टेक्निक्स जिसमें समाप्त हो गए, यानी जितने भी आंगिक अभिनय के टेक्निक थे, आज आप अभिनय देखते हैं, जैसे मान लीजिए ओडिसी में या भरतनाट्यम में या कथक में आप अभिनय देखते हैं, तो वो एक बड़ा लिमिटेड अभिनय है, वो नृत्य का अभिनय है, या नृत्य में जो बात कही जा रही है, जो कहानी कही जा रही है, वो उसके लिए है। वहां कोई डायलॉग नहीं बोल रहा है। जैसे आज भरतनाट्यम में नर्तकी डायलॉग बोलती नहीं है, उसका कोई उत्तर देने वाला नहीं होता है, वो ड्रामेटिक डायलॉग नहीं होता है। तो ये सारी चीजें विलुप्त हो गई। अब कुछ नृत्य ऐसा बच गया जो कि मंदिर में भगवान की उपासना के लिए हो सकता था। तो जो आज हम प्राचीन नाटक के अवशेष देख रहे हैं, अगर ये कहा जाए उसके अवशेष, वो अवशेष तो उस प्राचीन विद्या के कुछ थोड़े से हिस्सों के अवशेष हैं। अधिकांश तो वो विद्या विलुप्त हो गई, और वो विद्या कहीं मंदिरों के नृत्य में और कहीं इस फोक थिएटर के प्रकार से रही। ये जो विद्या रही, ये भी फिर धीरे धीरे विलुप्त हो गई। इसका पूरा वैभव जो था वो समाप्त हो गया, इसका आश्रय नहीं रहा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा आश्रय जो था, जैसे मैंने कहा, वो शहर के बीचों बीच थिएटर हाउस था। तो वो थिएटर हाउस बनना समाप्त हो गया। वो दक्षिण भारत में भी कहीं कहीं कभी कभी होता था, लेकिन वो पूर्ण रूपेण दक्षिण भारत में भी नहीं हुआ, वो चीज भी समाप्त हो गई। और दक्षिण भारत के अंदर भी उसी प्रकार का उत्पात हुआ, उसी प्रकार के हमले हुए इस्लाम के, जैसे कि उत्तर में हुए। तो उसी सारे नई व्यवस्था में शहर के बाहर का हमारा थिएटर रहा। अब शहर के अंदर थिएटर जो है वो कब शुरू होता है? वो शुरू होता है जब अंग्रेज आते हैं। इंडियन अर्बन थिएटर लगभग 800-900 साल से समाप्त हो जाता है, और फिर वो दोबारा प्रारंभ होता है अंग्रेजों के आने के साथ। अंग्रेजों के आने के साथ जब वो करते हैं तो वो अपना यूरोपियन थिएटर करते हैं, और वो यूरोपियन थिएटर शेक्सपियर का थिएटर है, और वो थिएटर एक दूसरे ही किस्म का है। उस थिएटर के अंदर आंगिक अभिनय नहीं होता है, उसमें डायलॉग होता है, आप बोलते हैं स्टेज के ऊपर, आगे पीछे थोड़ा सा शरीर हिलाते हैं। तो वो केवल संवाद आधारित थिएटर है। अब वो थिएटर जब खेला जाता है भारत के शहरों में, तब उसमें आप कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम भी खेल देते हैं। तो आप वैसे ही खेलेंगे जैसे कि आप हैमलेट खेल रहे हैं।
जो शाकुंतलम 2500 साल पहले या 2000 साल पहले खेला जाता था, जिसके लिए कालिदास ने एक स्क्रिप्ट लिखा, वो थिएटर तो हम जानते नहीं। हम आधुनिक यूरोपियन थिएटर की नकल में किया गया किसी भारतीय भाषा में अथवा संस्कृत में जो थिएटर है, उस थिएटर को फिर हम कह देते हैं कि हाँ हाँ यही कालिदास का थिएटर था, यही भवभूति का थिएटर था। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो इसलिए क्लासिकल इंडियन थिएटर को समझना है तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि क्या हमने खोया, कैसे कैसे खोया, उसका लोप कैसे हुआ, वो गायब क्यों हो गया, और फिर जब रिवाइव हुआ थिएटर तो किसने रिवाइव किया? तो वो यूरोप ने आके हमारा थिएटर रिवाइव किया। हाँ, हमारा पारंपरिक थिएटर था बहुत सा, वो पारंपरिक थिएटर फिर हमारे शहरों में आने लगा। लेकिन आज भी आप जानते हैं गोविंद सिंह जी कि आज भी भारतीय नाट्य दो हिस्सों में बटा है। एक तो वही पारंपरिक थिएटर है, कुचिपुड़ी और क्या कहते हैं यक्षगान इत्यादि वाला, और एक शहरी थिएटर है, अर्बन थिएटर है, जो अर्बन नई भाषाओं में हिंदी, मराठी इत्यादि में लिखा जाता है। तो वो दोनों अलग अलग हैं। शहर में जो खेला जा रहा है वो तो वास्तव में यूरोपियन थिएटर है। अब उन दोनों को मिलाने के बहुत सारे प्रयास हुए हैं, और आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रहे हैं, वहाँ भी प्रयास हुए। सारे भारत में लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इनका एक समागम होकर एक नई शैली का प्रारंभ हो। लेकिन इतना तो है कि पारंपरिक थिएटर और नया अर्बन थिएटर भारत में दो हैं। अब यहां से आप चलिए कि प्राचीन थिएटर क्या था। उसको जानने के लिए हमारे पास एकमात्र साधन नाट्यशास्त्र है, और उस नाट्यशास्त्र के बहुत सारी क्रियाओं का कहां कहां हम उदाहरण अपने पारंपरिक थिएटर में देखते हैं, कहां कहां हम कुशांगिक अभिनय देख लेते हैं। तो अगर हमें सात्विक अभिनय देखना है तो वो हमको कुडियाट्टम में मिल जाएगा। अगर मुखाभिनय देखना है तो कुडियाट्टम वाले जो हैं वो उसमें स्पेशलाइज करते हैं। वो अपने हस्ताभिनय में, हाथों के अभिनय को उन्होंने बहुत विकसित किया है, उंगलियों को और लंबा करके और तरह तरह से सारे हस्त मुद्राओं के का बहुत विकास कर लिया। लेकिन वो विज्ञान जो है, वो पूरी प्रयोग जो है वो नाट्यशास्त्र का ही प्रयोग है, तो आपको वो वहां मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि कूद फांद कैसी होती है, युद्ध कैसा होता है, तो ये चीजें आपको या कहीं थोड़ी तो यक्षगान में मिल जाएंगी, या आपको उत्तर के जो ये कुछ छाव इत्यादि नृत्य हैं उसमें मिल जाएंगी। ये युद्ध करना है तो आप वहां से क्रियाओं को ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें अलग अलग रखी हैं। अगर आपको एक लालित्यपूर्ण आंगिक रचना देखनी है तो वो आपको बहुत ही सुंदर, लचीली, रसपूर्ण रचना उड़ीसी नृत्य में मिलेगी। वहां त्रिभंग का इतना सुंदर प्रयोग है। तो नाट्यशास्त्र में जो इतनी सारी चीजें बताई गई हैं वो भारत के पारंपरिक नाट्य में कहीं कहीं अवशेष के रूप में सारी उसमें मिलती हैं, और बहुत सारी चीजें तो हमें भारत के बाहर कंबोडिया और बाली इत्यादि के जो नृत्य हैं उनमें भी मिल जाती। विशेषकर किस तरह से आवाज के लगाव का प्रयोग होता है, क्योंकि वहां भी नाट्यशास्त्र का ही तो थिएटर था ना, नाट्यशास्त्र का ही तो थिएटर वहां गया था।
तो वह कुछ चीजें हमें वहां मिल जाती हैं। तो इन सब चीजों को मिलाकर जब हम देखेंगे तब हमें अंदाजा होगा कि प्राचीन काल में कैसा नाट्य का प्रयोग हुआ करता था। तब हम फिर उसको करने के लिए जब तक कि हमारे देश में 2 या 3 या 4 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो प्राचीन नाट्य के लिए न हो, जब तक वो नहीं होंगे, या रेपर्टरी कंपनी नहीं होंगी कि जिनका काम केवल ये है कि हम प्राचीन नाट्य को देखें कि किस तरह से उस समय में ध्रुवा गान का प्रयोग होता था, किस तरह से पूर्व रंग का प्रयोग होता था, पूर्व रंग के अंदर पिंडी बंध कैसे बनाए जाते थे, कौन कौन से गीत आसारित वर्धमानक, जिन सब का विवरण मिलता है, वो कैसे खेले जाते थे, उनका नाट्य में विनियोग कैसे होता था। अब ये पढ़कर भी हम पूरा नहीं जान सकते, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल उसको ट्राई आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड रेपर्टरी चाहिए, एक नहीं अनेक चाहिए, जो 2-3 दक्षिण भारत में हो, 1-2 उत्तर में हो, 1-2 पूर्व में हो, 1-2 पश्चिम में हो, जिससे कि सारे पूरे भारत के कलाकारों का दिमाग उसमें जाए। तब आप प्राचीन नाट्य के वैभव को दोबारा पुनर्निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि पुनर्निर्माण करने से ही वो समझ में आएगा और उसका उपयोग होगा, उसका हम आनंद लेंगे, और ये सब संभव है। दुर्भाग्य से अभी तक इसकी ओर हमने काम देश में बहुत कम किया है, और हमने अपने नाट्य को एक तरह से अपनी पहचान का अंग नहीं बनाया। जैसे आप इंग्लैंड जाते हैं तो आपको वो कहते हैं चलो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन जाओ और शेक्सपियर का थिएटर हाउस देखो, फिर वहां प्रोडक्शन देखो। या आप रशिया जाते हैं तो वो कहते हैं कोई आइए हम आपको बोल्शॉय में ले जाएंगे और वहां आपको बैले दिखाएंगे जो 400 साल पहले क्रिएट हुए से शुरू हो गया था, 400-500 साल पहले, उसकी परंपरा का दिखाएंगे। तो इस तरह से भारतवर्ष में हम लोग नहीं कर पाए कि कोई व्यक्ति आए और वो कहे कि चलो मैं दिल्ली में या कलकत्ता में या किसी शहर में मैं देखना चाहता हूं कि भरत मुनि के समय में जो नाट्यगृह था, जो नाट्यगृह था वो कैसा था, और उसके अंदर मैं एक प्रयोग, एक प्रोडक्शन देख सकूं। मैं कमानी ऑडिटोरियम में दिल्ली के अभिज्ञान शाकुंतलम न देखूं, बल्कि मैं भरत मुनि के चतुरश्र मंडप में देखूं। तो ये हम नहीं कर पाए, इसमें हम फेल हो गए किसी न किसी कारण से। आज तक हम लोग उसको एक मनोरथ के रूप में पाले हुए हैं, लेकिन उसके लिए कोई उद्यम, उसके लिए कोई प्रयास हम नहीं कर पाए हैं। ये एक हमारा बहुत बड़ा सामाजिक फेलियर रहा है। हाँ जी सर, ऐसा नहीं आपको लगता कि मतलब, क्योंकि जैसा आपने संस्कृत की बात की कि आप तो संस्कृत पढ़े, आपने उसकी पढ़ाई की, आपने उसको उस तरह से समझा। आज तो संस्कृत का उतना मतलब वजूद भी नहीं कि लोग संस्कृत पढ़े, फिर नाट्यशास्त्र पढ़े, फिर उसके एक एक श्लोक को समझे। तो इतनी सरलता से चीजें मुहैया भी नहीं हो पाती जितनी सरलता से वेस्ट की किताबें मिल जाती हैं। वेस्ट की हर चीजें क्योंकि लिपिबद्ध होती है, हर चीज लिपिबद्ध रूप में प्राप्त होती है। अगर हम नाट्यशास्त्र की बात करें तो आधे समय खोज में निकल जाता है कि कौन सा टेक्स्ट पढ़े, किनके पास जाए पढ़ने के लिए, कैसे समझे। देखिए क्या है, पुस्तक पढ़कर किसी विद्या का ज्ञान नहीं होता। वो ना पश्चिम में ऐसा होता है ना पूर्व में होता है। अब जैसे एक उदाहरण लेता हूं, कोई ये कहे कि मैं सर्जन बनना चाहता हूं, तो
तो सर्जरी की किताबें पढ़ के थोड़ा ही आप बन जाएंगे सर्जन। आपको तो MBBS में दाखला, फिर MD में दाखला, फिर वहाँ अस्पतालों में काम, वो सब विद्या आपको ऑपरेशन थिएटर में सीखनी होगी। ये ठीक है कि उनकी किताबें भी हैं, तो ऐसे ही थिएटर में होता है। पश्चिम में भी ऐसे ही हुआ, प्राचीन काल में भी ऐसे ही हुआ, मध्यकाल में भी, शेक्सपियर के समय में भी ऐसे ही हुआ, और आधुनिक समय में भी अब ऐसे ही होता है। बात यह है कि आपको अपना प्रयोजन और संकल्प स्पष्ट करना चाहिए कि क्या हमें इस थिएटर को रिक्रिएट करना है या नहीं करना है। अब ये क्यों नहीं हो पाया, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं। इसका कारण ये कि आज़ादी के बाद से विशेषकर नेहरूवाद के प्रभाव में हम लोगों की एक मानसिकता ये बन गई कि प्राचीन विद्याएं जो हैं उसकी ज़रूरत नहीं है भारत को। भारत को तो मॉडर्निटी की, आधुनिक विद्या की, साइंटिफिक टेम्परामेंट की, नई नई विद्याओं की आवश्यकता है। उसे आयुर्वेद की आवश्यकता नहीं है, उसे एलोपैथी की आवश्यकता है। देखिए, कड़वा सच यही है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो भाई आधुनिक नाटक की ज़रूरत है, क्या फ़ायदा आप अपने, हाँ, विदेशियों से बात करने के लिए, विंडो ड्रेसिंग करने के लिए हमको कुछ पुराने कलाकार और पुरानी विद्याएं चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस कहता है कि भाई आपके पास कोई बहुत अच्छा गायन का उदाहरण है तो आप सुब्बोलक्ष्मी को भेज देते हैं और वो मैत्रीम कुरुते वो गा देती हैं, तो हम सब ताली बजा देते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी विंडो ड्रेसिंग कला के बारे में हम करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। उसमें कोई हमारा परिवर्तन नहीं हुआ है 70 वर्ष में आज तक। अब जब तक हम इस मानसिकता से बाहर नहीं आते और हम ये नहीं सोचते कि हमें जो हमारा कलाकार है, जो दिल्ली, कलकत्ते, चेन्नई में नहीं, बंबई में नहीं, जो छोटे छोटे अंचल में बैठा है, जो छोटे शहरों में या गांवों में या कस्बों में है, और जो वहाँ के पारंपरिक विद्याओं को थोड़ा बहुत जानता है, प्रैक्टिस करता है, चाहे जिनको आज हम लोक नृत्य कह देते हैं, फोक नृत्य कह देते हैं, या जिनको हम वहाँ की कलाएं कह देते हैं, जब तक हम उसको संरक्षण नहीं देंगे और उसको सो कॉल्ड क्लासिकल आर्ट से नहीं जोड़ेंगे, तब तक विकास नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। आप देखते होंगे टीवी शोज वगैरह होती हैं जिसके ऊपर ये संगीत के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, ये गाना अच्छा गाइए और ये एक इनाम जीतिए, हाँ, डांस का होता है या, हाँ। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर अभी भी जो पारंपरिक बच्चे हैं, यानी पारंपरिक संगीतकारों के, कव्वालों के, गायकों के, वो जब वो आते हैं तो वो अच्छा स्थान प्राप्त कर लेते हैं। आप ये देखेंगे कि वो गाने में सबसे आगे होते हैं या वो नृत्य में सबसे आगे होते हैं, क्योंकि उनके घर में कहीं ना कहीं वो कला रही है। तो जब आप कला को, जमीन पर जो कला है, जब तक उसका संवर्धन नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। अभी तक क्या हुआ कि हमने जो भी कला का संरक्षण किया वो एक आइडियोलॉजी के अंतर्गत किया कि कला का प्रयोजन ये होता है कि वो समाज सुधार में लग जाए, वो प्रगतिशील बन जाए, वो प्रगतिशील विचारों को दिखाए। तो इसलिए आपने प्रगतिशील नाटक लिखना शुरू किया। आपने इस तरह के नाटक लिखे कि जैसे वो कर्नाड जी की एक फिल्म थी उत्सव, तो उस फिल्म में क्या होता है कि अंत में जो वेश्या है वो वेश्या ही रहती है बेचारी, वो कुलवधू नहीं बन पाती।
जबकि प्राचीन नाटक मृच्छकटिक में तो वो वेश्या से कुलवधू बन जाती है। तो अब प्रगतिशील कौन है? वो गिरीश कर्नाड प्रगतिशील है या वो पुराना शूद्रक प्रगतिशील है जो वेश्या को कुलवधू बना देता है, सम्मानित पत्नी बना देता है? या गिरीश कर्नाड जी जो कि इतने बड़े प्रगतिशील कहलाते थे, वो प्रगतिशील हैं जो वेश्या को वेश्यालय ही वापस भेज देते हैं? तो जब ये आइडियोलॉजी, चाहे कोई भी आइडियोलॉजी हो, उसका सहारा लेकर जब हम कला का संवर्धन करने का प्रयास करते हैं तो यही नतीजा होता है। लेकिन जब आप कलाकार को आश्रय देते हैं कि आप करिए कुछ, आप सोचिए, आप कुछ नया करके दिखाइए, और आप करके दिखाएंगे तो हम आपको गले से लगाएंगे, तब कला का विकास होता है। तो आज हमारी कला का जो मॉडल है वो सोवियत मॉडल चल रहा है अभी भी, कि एकेडमीज जो हैं वो फ्रॉम टॉप टू डाउन विकास करेंगी। तो पेड़ जो है वो तो जमीन से ऊपर जाता है, आकाश से जमीन की ओर नहीं आता। ये चौबे जी का एक प्रश्न है सर। हाँ जी। कि सर क्या आपको लगता है कि पर्रिकर जी, हबीब साहब ने संस्कृत नाटकों का पुनर्निर्माण किया? देखिए, ऐसा है कि हबीब जी ने तो एक विशेष शैली में अपने नाटक किए। उनके तो हबीब का जो कार्य था वो तो छत्तीसगढ़ी इत्यादि में जो लोक में जो शैली रही है, केवल उसमें उनका काम था सारा। और वो चूंकि मार्क्सवादी थे तो मार्क्सवाद का जो पूरा का पूरा उनके ऊपर एक मुलम्मा चढ़ा हुआ था कि वो उसी को समझते थे कि ये है रिवाइवल। तो मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़ा भ्रम था, क्योंकि वो, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जितनी भी ये शैलियाँ हैं भारत की, ये प्राचीन नाटक के कुछ चीज़ों को जीवित रखे हुए हैं, उसकी संपूर्णता को नहीं रखे हुए हैं। तो आप किसी एक लोक शैली, फोक शैली या फोक आर्ट को करेंगे और ये सोचेंगे कि आप प्राचीनता को दोबारा पुनर्जागृत कर रहे हैं, तो आप स्वयं एक भ्रम में हैं। अब पणिकर जी जो थे, उनके पास एक ज़्यादा व्यापक क्षेत्र था, क्योंकि उन्होंने जो समझिए कथकली, कुडियाट्टम इत्यादि का जो उनको ज्ञान था, उस सब को लेकर उन्होंने प्रयोग करने शुरू किए। लेकिन, और वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रयोग किए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये एक रीजनल शैलियां हैं, ये कहीं ना कहीं आकर रीजनल हो जाती। अब इसमें एक समस्या भी है। इसमें समस्या ये कि आप कहीं से, किसी रीजन से शुरू करेंगे तो जो आपने सीखा है, जो आपके संस्कार हैं, आप उसी का विकास करेंगे, उसी के द्वारा करेंगे। लेकिन क्या हुआ, भारत में अलग अलग कोनों में ये सब होता रहा। जैसे उधर नॉर्थ ईस्ट में रतन थियम ने कुछ काम किया। अब ये शैलियां जो हैं, ये आपस में एकदम कोई जबरदस्ती नहीं मिलाई जा सकती। ये तो फिर वही हो गई जैसे कर्नाटक और हिंदुस्तानी की जुगलबंदी होती है कि भैया एक राग को पहले हिंदुस्तानी में तान ली, फिर उसने कर्नाटक की गमक में तान ली, तो वो दोनों पैरेलल स्ट्रीम चलती रही, कोई नई रचना नहीं हुई। तो नई रचना जब होती है कि जब एक रेपर्टरी एक प्रयोग करना शुरू करेगी और वो आधुनिक चीजें जो देख रही है उनको लेगी, प्राचीन काल की चीजों को लेगी, और उन सबको आर्टिफिशियली नहीं,
क्रिएटिवली मिलाकर चीजें लेकर कुछ तैयार करें, तब एक नया उसमें विकास होगा। ये है। इसी पे एक बात मैं पूछना चाहूंगा। हाँ। कि ये कोशिश एक बार हुई भी कि पडिक्कर जी का एक प्ले है छाया शकुंतला, उसको किया भी गया रेपेट्री में। हाँ। लेकिन वो बहुत समय चला नहीं, बंद हो गया। तो ये भी तो बड़ा मायने रखता है ना सर, कि जो उसको चलाने वाले लोग हैं उनको कितनी समझ है उस क्लासिकल चीजों की, तो उसको कैसे मेंटेन करें। नहीं, देखिए इसमें क्या सोचना सर? देखिए, इसका कारण दूसरा है। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ अभी नाटक को देखने वाला एक बड़ा ऑडियंस भारत में नहीं। आप कोई भी अच्छे से अच्छा नाटक कहीं का भी देश में करिए तो लोग 3, 4, 5 दिन उस शो को देखेंगे और उसके बाद ऑडियंस आपको नहीं मिलेगा। ऑडियंस जब मिलेगा जब आप कुछ ऐसा करेंगे जो लोग एकदम आपस में रिलेट कर सकते हो, तब आपको मिलेगा। और इसके उदाहरण हैं, जैसे अब मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 वर्षों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में शो होता है तो लोग देखने आते हैं, और अगर वो एक शो 10 दिन तक हो या 15 दिन तक हो तो लोग देखने आने लगेंगे। अब इसके लिए सामाजिक संरक्षण की जरूरत है, और केवल ये सरकार नहीं कर सकती, इसमें और जो धनाढ्य लोग हैं उनको जुड़ना चाहिए। कुछ पब्लिक को भी टिकट के पैसे देने चाहिए, लेकिन कहीं भी टिकट के पैसों से नाटक नहीं होता है, ये तो सब जानते हैं। ये तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सामग्री जुटाई जाती है, धन जुटाया जाता है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो नाट्य दोबारा पुनर्जीवित हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूं कि शहर में कई जगह, बड़े शहरों में अगर कोई अच्छा प्रोडक्शन होता है तो लोग चाहते हैं कि उसके कम से कम 10 या 15 शो तो बड़े आराम से चल जाते हैं। अगर ये आदत और विकसित की जाए तो 1 महीना भी शो चल सकता है, 1.5 महीना भी शो चल सकता है। ये केवल ध्यान देने की चीज है। जहां आज करोड़ों रुपया खर्च करके आप हाईवे बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, वो विकास करते हैं आप, हैं, तो इस तरह से संस्कार करिए। भाई, विकास का मतलब है आप जिम जाएंगे, अपने मसल्स बनाएंगे। संस्कार का मतलब है आप अपने आप को सजाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। तो कला का जो स्थान है अपने आप को खूबसूरत बनाना, सजाना, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी हम एक बड़े मटेरियल, भौतिक स्तर पर ही सोच रहे हैं। ये तो है ना सर, जो जैसे आपकी जनरेशन है या और भी जो सीनियर लोग हैं, तो ये संस्था का भी काम है कि सीनियर लोगों को लाए और जो यंग जनरेशन है उनके साथ ज्वाइन करें किसी भी तरह से, कि वो ज्यादा जो भी चाहते हैं उस, जैसे कि आप जुड़े, जैसे आपने अपनी कहानी बताई कि मैं 5 साल वहां सीखने गया, फिर मैंने 2.5 साल यहाँ दिया, क्योंकि इस आर्ट से लोग बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, मतलब उससे लोग जुड़ते नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। देखिए, बात फिर वही मूल्यों पे आ जाती है कि जीवन में आपके मूल्य क्या हैं। अब अगर आपका मूल्य ये है कि कला का उपयोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए होगा, शोहरत के लिए होगा, तो कला का विकास नहीं होता है। उससे ऐसी फिल्में बन जाती हैं जो करोड़ों रुपए कमा लेती हैं, लेकिन 2-4 साल में वो सब लोग उन्हें भूल जाते हैं। तो अपनी जो हमारी पारंपरिक विद्याएं हैं उनको आधुनिक समय में दोबारा जीवंत करने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साधनों की कमी है, साधन की भारतवर्ष में कोई कमी नहीं है। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मतलब ये तो एक बड़ा भीषण आपातकाल है कोरोना का,
लेकिन मैं बात कर रहा हूं, समझिए, आने वाले वर्षों की। तो साधनों की भारत में कोई कमी नहीं है। जब हम विकास कर रहे हैं, विकास का मतलब है कि जब हम रोटी, कपड़ा, मकान, गैस इत्यादि इत्यादि ये सब चीज़ें कर रहे हैं और सारी सरकारें सोचती हैं कि बस यही करना है, इसी पे हमें वोट ले लेना है, तो इसी में उलझा रहेगा राष्ट्र। लेकिन इसके साथ साथ कला क्यों नहीं हो सकती? ऐसा है कि कला के द्वारा भी धन का उपार्जन होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज आप कहते हैं कि दर्शनीय स्थल भारत में कौन से हैं? तो भारत में दर्शनीय स्थल यानी प्राकृतिक स्थलों को छोड़ दीजिए, वो या तो मंदिर हैं या मकबरे हैं। ठीक है, ताजमहल जैसा मकबरा और बृहदीश्वर जैसा मंदिर से वो ले लीजिए, यानी क्लासिक एग्जाम्पल ले लीजिए। अब जब शाहजहां ने मकबरा बनवाया था तो उसको पैसा बनाने के लिए तो नहीं बनवाया था। मुगलों ने जितने भी मकबरे बनवाए, जो मकबरे जो बनते थे उसका कोई रिटर्न नहीं होता था, पब्लिक को उसका कोई लाभ नहीं होता था। वो राजा या राज्य की के जोर जबर और उसकी प्रतिष्ठा के लिए होते थे। लेकिन मंदिर जो होते थे, मंदिर जीवंत थे। मंदिर में सारा समाज जुड़ता था और मंदिर की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी थी। एक बड़े विशाल मंदिर में हजारों लोग अपनी आजीविका चलाते थे। तो कला के द्वारा वो हो रहा था ना, वो सब धर्म के द्वारा, जिसको आप ये कहते हैं कि साहब ये तो धर्म है, ये तो कला है, तो ये सब इकोनॉमी कैसे चल रही थी? तो हमारे पास तो इसका पूरा इतिहास है कि कला के द्वारा हमने अपनी इकोनॉमी कैसे चलाई। कला के द्वारा कितने लोग कलात्मक स्थानों पर एकत्रित होकर अपनी आजीविका कमाते थे। तीर्थों में होता था, मंदिरों में होता था, सुंदर ग्राम्यों में होता था, आश्रमों में होता था। तो ये सब कला के द्वारा होता था। और फिर जिसको आज हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, ये सारे भारत के अंदर ही नहीं, विदेश तक जाया जाता था, चीजें बनती थी, एक्सपोर्ट होती थी। तो कलात्मक चीजों की भी एक्सपोर्ट होती थी। आज हम कलात्मक चीजों की एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अपनी कला का विकास यही नहीं कर रहे। आप ये बताइए कि कौन सी ड्रामेटिक कंपनी है भारत की जो वर्ल्ड टूर करती हो कि भाई हम निकले और वर्ल्ड टूर करके आए? सर एक ही दो, या तो रतन श्याम जी या पनीकर जी। नहीं, ये इनका बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये बेचारे भी 2-4 साल में एक बार हो आते हैं ना। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि निरंतर ऐसा होता रहे। ये तो कभी कभी ऐसा कर पाते हैं। तो इसलिए कला के प्रति हम एक जो उसका मूल उपयोग है, क्योंकि वो हमारे तन और मन दोनों को विकसित करती है और धन भी देती। यानी विद्या अर्थ करी यशस सुख करी। विद्या जो है वो अर्थकरी भी है, वो पैसा भी हमको कमवाती है, यश भी दिलवाती है और सुख भी दिलवाती है। शेख मुखर्जी का प्रश्न है। हाँ, शिकेश मुखर्जी का प्रश्न है सर। हाँ जी। कि सर एक पर सर
संस्कृत भाषा पढ़ना मुश्किल है, वेद पुराण इत्यादि कैसे पढ़े सीखे यंग जनरेशन, क्योंकि वो सारे संस्कृत में होते हैं। देखिए ऐसा है कि इसका भाषा से कोई संबंध नहीं है जी। मैं आपको एक सच बात बताता हूं। भारतवर्ष में जो भाषा पढ़ने में सबसे मुश्किल है और जो बहुत लंबे प्रयास के बाद भी भारतीय ढंग से सीख नहीं पाते, वो कौन सी भाषा है? वो अंग्रेजी भाषा है। अंग्रेजी लोग जो है उसमें कितना प्रयास करते हैं, यानी जब बच्चा 6 महीने का क्या 3 महीने का होता है तो आजकल तो फैशन ये है कि माँ उससे कहती है ले वाटर पी ले, वो पानी नहीं कहती, वो वाटर कहती है, वो उसको अंग्रेजी सिखाना शुरू कर देती है। तो इतना बड़ा प्रयास करने के बाद भी भारतवर्ष में शायद 4-5% या 10% लोग अंग्रेजी सीख पाते हैं और अधिकांश लोग उसमें से बड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी सीखते हैं। बड़ा मुश्किल होता है उनको, लेकिन फिर भी उसके लिए दौड़ते हैं। तो वास्तव में ये सिर्फ आप चुनाव के ऊपर है आपके, क्योंकि संस्कृत का पढ़ना, संस्कृत को पढ़ाना हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा गया। इस भाषा का तिरस्कार हो गया, शिक्षा में से तिरस्कार हो गया। आप संस्कृत को तो छोड़ दीजिए, आज तो लोग जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उन्हें भी ढंग से नहीं पढ़ते, उनका भी ज्ञान उनको नहीं होता। आप ये देखिए जो हमारा समृद्ध वर्ग है, जैसे मान लीजिए हमारे देश की अदालतें हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, चलो लोअर कोर्ट की बात छोड़ दो, तो हमारे जो न्यायमूर्ति महोदय हैं वो कितनी भाषाएं जानते हैं? कितने लोग हैं जो 2 या 3 भाषाएं जानते हो भारत की? जानने से मतलब ये नहीं कि किसी नौकर से बात कर सकते हो उस भाषा में, बल्कि उसमें लिखते हो, पढ़ते हो, जानते हो। वास्तव में ऐसा है ही नहीं। तो ये इसलिए हो गया है कि हमने जो सबसे दुरूह भाषा थी उसको पढ़ना शुरू कर दिया, और जो भाषा इतनी कठिन नहीं है संस्कृत, उसको हमने सोचा कि ये पढ़ने लायक नहीं है, इसका कोई आज उपयोग नहीं है। अगर उसके लिए व्यवस्था होनी, यानी उसका मूल्य आप समझें और बचपन से लोगों को वो पढ़ाई जाए, तो बड़ी सुगमता से आप उसे पढ़ लें। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं एक बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूं भाषा के विषय में। जो भारतीय भाषाओं की संपूर्ण शब्द राशि है वो कहीं ना कहीं संस्कृत से जुड़ी हुई है, हर भाषा की, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो बंगला हो। शब्द राशि, वोकैबुलरी, तो अगर उसका ज्ञान है तो संस्कृत का भी ज्ञान आसानी से हो जाएगा। और आप देखिए संस्कृत का अच्छा अगर ज्ञान है आपको, तो आप ग्रीक भाषा भी आसानी से सीख लेते हैं। एंशिएंट ग्रीक, मॉडर्न ग्रीक, ये मैंने करके देखा है, क्योंकि वहां भी बहुत सारे शब्द हैं जो एक भाषा से दूसरी भाषा में गए हैं। तो संस्कृत भाषा का तो इतना व्यापक उपयोग है, उसके द्वारा आप भारत की सारी भाषाओं के नजदीक आ जाते हैं, उनको समझ लेते हैं। आप क्लासिकल लैंग्वेज ग्रीक और लैटिन को समझ लेते हैं, लेकिन उसका तिरस्कार इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये समझा ही नहीं कि इसका उपयोग क्या है।
विशेषकर आजादी के बाद नहीं समझा। आजादी से पहले तो हम परतंत्र थे, तो जो हम पर शासन कर रहे थे ये उन लोगों का चुनाव था, और वो क्यों भला हमारे विकास के लिए कुछ करते। लेकिन ये हमको अब सन 47 के बाद करना चाहिए था, और उस पॉलिसी को आज बदलना चाहिए। तो संस्कृत भाषा तो कोई दुर्गम नहीं है, वो तो बहुत ही सरल और सहज भाषा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, हैप्पी रणजीत साहू जी का प्रश्न है सर। हाँ, कि अगर नाट्य शास्त्र में प्ले को करीदा कहा गया तो इसका अर्थ किस परिप्रेक्ष्य में समझा जाए? हाँ, ये क्रीड़ा कह रहे हैं मेरे ख्याल से। प्ले को क्रीड़ा कहा गया है। नाट्यशास्त्र में प्ले का अर्थ है, यानी एक तो फॉर्म्स होते हैं, 10 रूपक थे, नाटक, प्रकरण, समवकार, ईहा, मृग इत्यादि। ये जॉनर जिसको हम कहते हैं, जैसे वेस्टर्न थिएटर में, ग्रीक ट्रेडिशन में ट्रेजेडी, कॉमेडी, सैटिरिक ऑन होता है, इसी तरह से। अब क्रीड़ा से मतलब है कि खेल। तो नाट्यशास्त्र में नाटक के लिए जो शब्द है वो प्रयोग है। क्रीड़ा तो उसका स्वभाव है, खेल है। जैसे आज भी कहते हैं कि नाटक खेल रहे हैं, तो क्रीड़ा का मतलब ये है कि ये कला है और इसके अंदर आपको सुख मिल रहा है, रस मिल रहा है। तो क्योंकि यहां रस का निष्पादन होगा, रस की उत्पत्ति होगी, तो इसलिए ये क्रीड़ा है। जैसे बच्चा एक अपने खेल में खो जाता है, एक छोटा बच्चा 2-3 साल का है, तो वो अपने खेल में खो जाता है, अपनी कल्पना में वो सब काम करता है, रेलगाड़ी बनाता है 2-4 डिब्बे लेकर, और उसकी में खेलता रहता है, इंजन और बनाकर। तो इसी तरह से हमने एक दुनिया बनाते हैं नाट्य की। एक कहानी हमें कहनी है, उसका हमें अभिनय करना है, उसका अभिनय आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य होगा, उसमें संगीत होगा, उसमें वाद्य होंगे, वो एक पूरी दुनिया हम बनाते हैं। और उस दुनिया के अंदर उस अभिनय के द्वारा जो रस हमें प्राप्त होता है उस कहानी के कहने में, वो अन्यत्र जीवन में हमें नहीं प्राप्त होता। जीवन में आपको जो भी चीजें मिलती हैं वो ऐसी होती है कि आप थोड़ी सी देर उनको करेंगे इन लाइफ, और फिर आप बोर हो जाएंगे, दोबारा नहीं करना चाहेंगे, कुछ और करेंगे। आपने एक शर्ट खरीदी, बहुत दिन आपको अच्छी लगी, उसके बाद आप छोड़ देंगे, नई किस्म की शर्ट पहनेंगे। लेकिन कला में आप, एक नाटक है, उस नाटक को बार बार खेलेंगे, वो कई सौ साल तक, हजारों साल तक खेला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां निरंतर पुनर्रचना हो रही है। और वो रचना किस चीज की हो रही है? वो रस की हो रही है। रस का मतलब है कि वो चीज जो चखने लायक हो। रस इति को पदार्थ। रस क्या होता है? आस्वाद्यत्वात्, जो चखे जाने योग्य है। तो जो आनंद हमें मिलता है नाटक को देखने के बाद, वो लेने योग्य है। आनंद तो जीवन में कई प्रकार के होते हैं। दारू पीकर आप लुढ़क गए, वो भी एक आनंद है। लेकिन वो ऐसा आनंद नहीं है कि बार बार हमें करना है, या श्रेयस्कर है, या हमारे दिमाग को खोलता है, या हमें दूसरों से जोड़ता है। लेकिन नाट्य में जो होता है, थिएटर में जो आप करते हैं, वो आनंद भी है, आपके मन को भी बदल देता है, देखने वालों के विचारों को भी बदल देता है। उनको भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो अन्यत्र देखने को संसार में नहीं मिलेंगी। तभी तो वो भागे भागे आते हैं, देखने को आते हैं। कहानी कहना ही तो नाट्य है ना। आंगिक अभिनय से कहानी कहना नाट्य है।
इसी में उन्होंने एक प्रश्न और ऐड किया है हाँ कि नाट्य शास्त्र में पीड़ा कहा गया, इंग्लिश के प्ले वर्ड लिया गया तो उसके बाद पीड़ा कहाँ चला गया? मैं आपसे कह रहा हूं कि नाट्यशास्त्र में क्रीड़ा कहा गया या इंग्लिश के प्ले वर्ड के लिए बाद में क्रीड़ा कहा गया। हाँ, ये नाट्यशास्त्र के में जो हमें टेक्स्ट मिलता है उसमें क्रीड़ा नहीं कहा गया है कहीं भी, वहाँ तो प्रयोग है। हम उसको वहाँ जो टेक्निकल शब्द है वो प्रयोग है। तो आप ये विभिन्न रूपक जो हैं इनका प्रयोग करते हैं, जिसको हम आज अंग्रेजी भाषा में परफॉर्मेंस कह रहे हैं। जैसे आप कहते हैं ना परफॉर्मिंग आर्ट है ये, तो आपने एक परफॉर्मेंस दी, आपने शूद्रक का परफॉर्मेंस के नाटक का मृच्छकटिकम का परफॉर्मेंस करा, आपने भवभूति का खेला या आपने आधुनिक काल में कोई नाटक खेला, तो वो परफॉर्मेंस आप कहते हैं। तो इसी परफॉर्मेंस के लिए नाट्यशास्त्र में शब्द है प्रयोग। अब अनुवाद में कोई क्या कहता है अंग्रेजी में या प्ले, तो वो एक अलग बात है, वो दूसरी भाषाओं की बात है। जी हाँ, और प्रश्न लीजिए। बात जो मेरे ज़हन, हाँ जी सर, और प्रश्न ले लीजिए। हाँ, अभी प्रश्न और नहीं, मेरी एक बात थी, जिज्ञासा थी सर। बिल्कुल, कि जब नाट्यशास्त्र की हम बात करते हैं तो जब अभिनय या नाटक वाले जब बात करते हैं तो कुछ चैप्टर निकाल देते हैं एक दश रूपक के रूप में कि भाई आपको इतना पढ़ना है। डांस वाले अपना चैप्टर निकाल देते हैं, म्यूजिक वाले अपना चैप्टर निकाल देते हैं, जबकि वो एक संकलन है। तो ये अलग अलग निकाल के क्यों पढ़ते हैं लोग? देखिए उसका कारण, हाँ उसका कारण ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस संपूर्ण विद्या का प्रयोग होना बहुत कम हो गया है। अब नाट्यशास्त्र को अब नर्तकियां पढ़ेंगी तो वो चौथा अध्याय पढ़ेंगी, साहित्य वाले पढ़ेंगे तो वो छठा और सातवां पढ़ेंगे जिसमें क्या कहते हैं रस सिद्धांत दिया है। फिर नर्तकियां जो हैं वो आठवां नवां दसवां पढ़ लेंगी जिसमें अभिनय इत्यादि दिया है। तो कारण ये था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कालांतर में जो संपूर्ण नाटक होता था, जो टोटल थिएटर होता था, वो बंद हो गया। अब जब वो टोटल थिएटर बंद हो गया और उसमें से जो दूसरी विद्याएं निकली, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स निकली, क्योंकि कलाकार को कहीं तो जीना है ना, तो जहां आश्रय मिलता है वहां कलाकार जाकर उस प्रकार की कला का उपयोग करता है। देखिए ये जितनी भी प्रयोगात्मक या परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये घर बैठकर नहीं की जाती हैं। जैसे कवि तो घर बैठकर अपनी कल्पना से कविता लिख लेगा, लेकिन नाटक तो जब ही होगा जब उसको देखने वाले होंगे, और देखने वाले क्या देखना चाहेंगे, खेलने वाला उसके हिसाब से उसका प्रयोग करेगा। तो जब शहरों में वो नाटक जो प्राचीन काल से होता आ रहा था, 2,500-3 हजार वर्ष से होता आ रहा था, जब वो भारत में समाप्त हो गया तो कहीं तो मंदिरों में नृत्य बचा, तो मंदिरों का टेम्पल डांस बचा, तो वो आपका टेम्पल डांस है जिसको आज आप भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी इत्यादि कह रहे हैं। कहीं आपका गांव में आंचलिक कथा कहने की बात बची, जैसे कुचिपुड़ी है या यक्षगान इत्यादि है, और इनका संरक्षण भी मंदिरों में होता था या ग्राम में इलाके जो थे दूर दराज शहर से उनमें होता था। तो इस प्रकार से वो एक जिसको अंग्रेजी में कॉस्मोपॉलिटन थिएटर कहते हैं वो नहीं रहा, और फिर ये सारा नाटक किसी न किसी प्रकार से वैष्णव भक्ति के साथ जुड़ गया, क्योंकि ये वैष्णव भक्ति के स्थानों में ही हो रहा था, वैष्णव मंदिरों में,
राम और कृष्ण के या शिव के। तो ये सारी की सारी कला जो है वो विष्णु भक्ति से संबंधित हो गई। इसी तरह से हमारा संगीत भी उसी से हो गया। उसमें पहले जो विविधता थी, जो नागरिक जीवन की विविधता थी, कि एक बनिए में और एक वेश्या में प्रेम हो रहा है, जो मृच्छकटिकम की कहानी है। ये नायक जो है वो एक बनिया है, व्यापारी है। तो अब ऐसे नाटक तो नहीं खेले जा सकते थे ना आश्रमों में। तो जब ऐसे नाटक नहीं खेले जाते थे तो उनसे संबंधित अभिनय, उनसे संबंधित श्रृंगार, उनसे संबंधित संगीत, ये सारी चीजें गायब हो गई। और जो ऑल इंडिया मंडलियां पहले चला करती थी वो नहीं। नाट्यशास्त्र तो ये बताता है कि अगर दक्षिण में खेलना है नाटक तो वहां का ऑडियंस क्या चाहता है, उत्तर में खेलना है तो वहां के ऑडियंस की प्रेफरेंसेस क्या होती हैं। नाट्यशास्त्र तो ये सब बता रहा है ना हमें प्रवृत्ति के सिद्धांत में। नाट्यशास्त्र में तो ये विवरण है कि कौन देश में क्या देखना चाहता है। और फिर एक अद्भुत बात तो आप जानते हैं कि उस समय कई भाषाओं का प्रयोग होता था नाटक। ये सिंगल लैंग्वेज थिएटर नहीं था, हमारा तो मल्टीलिंगुअल थिएटर था। वो भी नहीं रहा। मल्टीलिंगुअल थिएटर तो जब था जब आप सारे भारत में घूमते थे और सारा भारत आपके सामने था। फिर जब आपका प्रदेश या आपका घराना या आपका इलाका ही आपका हो केवल रहा, तब एक दूसरे प्रकार की कला का विकास हुआ। आइए और प्रश्न लेते हैं। नाटक खेलना है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि नाट्यशास्त्र को पढ़कर हम बहुत सारी चीजों का आधुनिक उपयोग कर सकते हैं। और जब हम पुराने रूपकों का पुनर्प्रयोग करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो वैसी ही रहेंगी जैसी पहले थी, केवल उनकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। हमें उनको लेकर आज के जमाने में से पात्र लेकर, चरित्र लेकर रचनाएं करनी। अब जैसे पहले प्रहसन होता था तो उसमें दिखा रहे हैं कि दंभी ब्राह्मण है, नालायक चेला है, एक दुष्ट बौद्ध भिक्षुक है, और फिर उनका उपहास होता था, उनका पाखंड दिखाया जाता था। ये प्रहसन होता था। ये मठाधीशों का, ब्राह्मणों का, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स का उपहास करना, या जो न्यायमूर्ति हैं उनका उपहास करना, उनके विषय में कुछ बोलना, कमेंट करना, ये प्रहसन में होता था। तो हम आज भी ये कर सकते हैं। आज जो ऐसे प्रोफेसर हैं जो कभी क्लास में नहीं जाते, या ऐसे शिष्य हैं जो नकल करके पास हो जाते हैं, या और दाखिले गलत ढंग से ले लेते हैं, आप उनका मजाक उड़ा सकते हैं। आप तरह तरह के अज्ञानी, समाज में जो अज्ञानी हैं, जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, आप उनका मजाक उड़ा सकते हैं। तो वो प्रहसन पुरानी फॉर्मेट को लेकर उसको रिफर्बिश करके उसको दोबारा बनाकर आप करें, वो हो जाएगा। इसी तरह से जैसे लेकिन सर, भाण नाम सर जो आप बात, हाँ, आप वो हो तो सकता है, हाँ, बिल्कुल हो सकता है उसको लेकिन जो संस्कृत ड्रामा की बाध्यताएं हैं कि भाषा बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए, भंगिमाएं ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि उसको लेके ही तो एक ड्रामा कहलाएगा कि क्लासिकल ड्रामा है, जो नेताजी के प्ले में दिखाई भी पड़ता है। देखिए क्या है उसको कैसे, मैं आप ने जो बात पूछी है मैं उसके बारे में बताऊं। क्या है कि प्राचीन काल में 10 रूपक थे। अब जब से 19वीं शताब्दी से हमने उन प्राचीन नाटकों को पढ़ना शुरू किया दोबारा, खास तौर से
जब अंग्रेज़ों ने और फ्रेंच वगैरह ने पढ़ा, जर्मन्स ने शुरू किया, तो उन्होंने ये नाटक नाम के रूपक को ही पढ़ा। तो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलक पढ़ा, उन्होंने स्वप्न वासव दत्ता इत्यादि, ये सब जो थे, जो कि श्रृंगार के विषयक हैं, जिसमें कैशिकी वृत्ति है, जिसमें रोमांस है, जिसमें खूब सारा आंगिक अभिनय है, जिसमें ये एक विशिष्ट प्रकार का अभिनय है, क्योंकि वो कैशिकी वृत्ति में रोमांस से, श्रृंगार से संबंधित है। तो हमने कहा कि भाई प्राचीन नाटक बस यही होता है, लेकिन प्राचीन नाटक तो ये नहीं था। एक समवकार भी होता था, एक ईहामृग भी होता था, एक मध्यम व्यायोग, एक व्यायोग भी होता था, जिसमें मध्यम व्यायोग नाटक है। अब वो सब कैशिकी वृत्ति में तो नहीं होते थे। वो जो प्रहसन लिखे जाते थे, उस सब में जैसे भरतनाट्यम में मटक मटक कर चलती है नायिका, ऐसा तो प्रहसन में नहीं चलती थी। वो अलग प्रकार के प्रयोग थे। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि हम एक प्रकार का ही अभिनय करें और उसको माने। हाँ, वो अभिनय तरह तरह से बदला जाता था। हास्य के लिए एक प्रकार का अभिनय होगा, श्रृंगार के लिए दूसरा होगा, बीभत्स के लिए दूसरा होगा, और उसमें आप अंग की क्रियाएं ऐसे नहीं करेंगे जैसे रियलिस्टिक थिएटर में करते हैं। अगर उसको रियलिस्टिक थिएटर बना देंगे, यथार्थवादी कर देंगे, तो फिर तो वो, आप सही कह रहे हैं कि फिर तो प्राचीन नाट्य कला का आंगिक अभिनय का प्रयोग ही कुछ नहीं हुआ। तो आप वो सब प्रयोग कर सकते हैं, और यही तो चैलेंज है, क्योंकि वो करने के लिए आपको कुछ पारंपरिक विद्याओं को सीखना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा शायद कुडियाट्टम सीखना पड़े, शायद भरतनाट्यम सीखना पड़े, दोनों सीखने पड़े, आपको बीच का कोई तरीका निकालना पड़े। जैसा आपने देखा होगा रीटा गांगुली जी के नाटक में, तो उन्होंने कई चीजों को बड़े अच्छे ढंग से मिलाया। तो ये मिलाना ही तो एक कला की प्रतिभा, कलाकार की प्रतिभा है। सर, पराग शर्मा जी का एक प्रश्न है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, कि प्रणाम सर, क्या आसाम में श्रीमन शंकर देव जी ने 15वीं सदी में अंकीय भावना का सृजन किया वो क्या नाट्य शास्त्र पे आधारित है? इसमें नाट्य गीत अभिनय ही नहीं बल्कि नई भाषा नाट्य गृह का निर्माण भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो वही परंपरा है। देखिए, वो वही परंपरा है। और शंकर देव जो है उसको बंगाल गौड़ प्रदेश से ही तो ले गए थे ना, और फिर वहां जाके उन्होंने वहां की शैलियों को लेकर और विकसित किया, और फिर कालांतर में वहां की बहुत सारी चीजें उसमें मिल गई। आपको किस शैली में करना है, कैसे करना है, ये नाट्यशास्त्र नहीं बताता, आपको केवल सिद्धांत बताता है। वो ये बताएगा कि आप त्रिभंग में खड़े हों, वो ये बताएगा कि इस तरह से पैर को चलाना है, हाथ को चलाना है, ग्रीवा को चलाना है, नेत्र को चलाना है, भ्रू को चलाना है, लेकिन उसका आप स्टाइल क्या बनाएंगे, ये तो कलाकार कालांतर में विकसित करते हैं, इसीलिए इतनी विविधता होती है। तो शंकर देव जी तो परंपरा से जो चला आ रहा था उसी को आगे लेकर नव निर्माण कर रहे थे। नाट्यशास्त्र जो है वो कहीं भी आपके आपकी सृजनात्मक स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाता। वो कहता है आप नए नए प्रयोग करिए, वो ये नहीं कहता ऐसा ही करिए, वो कहता है ऐसा भी करिए, ऐसा भी करिए, ऐसा भी करिए, कुछ और अच्छा नजर आ रहा हो तो वो भी करिए। इसलिए नाट्यशास्त्र
डिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है कि यही होगा, ऐसा ही होगा, यही असली है, ऐसा नहीं है। वो नई नई चीजों को अपने अंदर समेटता है। जी हाँ, इसी पे मतलब विनय चावले का वही प्रश्न था कि मतलब संस्कृत नाटक में लोग एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनका कहना है कि हाँ, एक देखिए, पहली एक चीज तो मैं ये कहूं कि ये बिल्कुल गलत धारणा है कि प्राचीन नाटक कहता है ऐसा ही होगा, नाट्यशास्त्र कहता है यही सही तरीका है, दूसरे गलत हैं। ये बिल्कुल नहीं, वो केवल सिद्धांत बताता है कि इन सिद्धांतों के अनुसार ऐसे ऐसे किया गया है, अब इसमें आप जो चाहें नया जोड़िए। नाट्यशास्त्र का जो अंतिम श्लोक है वो ये कह रहा है कि मैंने बहुत सारे लक्षण बताए हैं नाट्य के, कि कैसे कैसे नाट्य खेला जाता है। अगर आपको कहीं कुछ और नजर आ रहा हो तो वो भी नाट्यशास्त्र में जोड़ दीजिए। ये उसका आखिरी श्लोक है। तो ये तो समाहार करने वाला, दूसरों को नए नए प्रयोगों को अपने भीतर लेने वाला ग्रंथ है। और एक चीज मैं और कहूंगा, इसको संस्कृत नाटक मत कहा करो, क्योंकि प्राचीन काल में संस्कृत का प्रयोग बहुत कम होता था नाटक में। जितना भी संगीत था वो केवल प्रादेशिक भाषाओं में होता था। मागधी, अर्धमागधी इत्यादि भाषाओं में, सौराष्ट्री इत्यादि भाषाओं में गाते थे। स्त्री पात्र जो हैं वो सौराष्ट्री में या मागधी में बोलती थी। बच्चे भी अलग अलग भाषाओं में बोलते थे। दक्षिण के लोग दक्षिण की भाषाओं में बोलते थे। तो ये बहुभाषीय नाटक था। ये संस्कृत नाटक तो था ही नहीं। उसमें तो कुछ पात्र बोलते थे संस्कृत। राजा बोलता था, कोई बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता था, बाकी तो सब लोग अपने अपनी भाषाएं बोलते थे। तो ये प्राचीन नाटक कहना, इसको प्राचीन भारतीय नाटक, प्राचीन नाटक, ये अधिक उपयुक्त है, क्योंकि ये उसके वास्तविकता को बयान करता है। हाँ जी सर, मतलब अभी कोई प्रश्न नहीं है। और मतलब आपसे तो बात करने की मतलब इच्छा नहीं हो रही कि आपसे कहूँ कि मतलब सर हम यहाँ पे रुके या वो करें, मन तो हो रहा है कि बस बात होती रहे, बात चलती जाए। चलिए, क्योंकि जो प्रभाव बना है वो इतना सुंदर है सर, मतलब इतना कुछ सीखने को सबके लिए। अनिल जी बोल रहे हैं कि बहुत रोचक था सर से बात करना, सर को सुनना बहुत सुंदर था। जी हाँ। तो सर सच में बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा सर। मतलब मुझे तो स्पेशली, औरों के भी कमेंट्स हैं, आप भी देखेंगे कि लोगों को बहुत मजा आया। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं नाट्यशास्त्र को लेके। नहीं, ये तो हम कैसे करें, इस प्रकार की मैं कई सेशंस करता हूँ, तो लोग उसमें जुड़े तो उनको जानने को मिलेगा। और इसके अतिरिक्त मेरे नाट्यशास्त्र के ऊपर करीब करीब 100-125 वीडियो हैं, तो वो आप YouTube चैनल पे मेरी देख सकते हैं। हिंदी में हैं, अंग्रेजी में हैं, हिंदी अंग्रेजी मिक्सचर में हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। सर एक प्रश्न और आया है। हाँ, मैंने कहा पूछ लो। हाँ बिल्कुल। प्रणाम सर, नाट्यशास्त्र के सबसे ज्यादा कौन सा श्लोक अच्छा लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ विशेष बात नहीं है कि नाट्यशास्त्र में कौन सा श्लोक अच्छा लगता है। अब वैसे तो एक श्लोक है जो पूरे नाट्यशास्त्र को सम अप कर देता है। तो यानी विषय का परिचय देने के लिए वो श्लोक सबसे अच्छा है। और एक दूसरा श्लोक है जो ऑडियंस के बारे में है। नाट्य क्या है उसके बारे में श्लोक है। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। रसा भावा ही अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्तयः सिद्धि स्वरास्तथा तोद्यम
गानम रंगश्च संग्रह। इसका अर्थ है कि रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोद्य यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आतोद्य और रंग, ये जो हैं सिद्धि, स्वरास तथा तोद्यम, गानम और रंग। गान यानी ध्रुवागान और रंग यानी थिएटर हाउस। ये 11 चीजों से नाट्य बनता है। तो इस एक श्लोक में सारा नाट्य शास्त्र है। हमारे प्राचीन ग्रंथकार हमेशा कुछ ऐसा एक श्लोक देते थे नाट्य में, ग्रंथ में, जिससे उनका सारा ग्रंथ का निचोड़ जिसमें होता था। तो ये एक तो ये है, और एक ऑडियंस के बारे में है कि ऑडियंस क्या चाहता है और कैसा ऑडियंस होता है, ऑडियंस में किसको क्या चाहिए। वो कहते हैं कि आचार्याः समम इच्छन्ति व्यक्तम इच्छन्ति पंडिता। जो आचार्य हैं उनको नाट्य में हर चीज बड़ी नपी तुली और अच्छी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनेटली, ना कोई चीज कम हो ना ज्यादा हो। और जो पंडित हैं व्यक्तम इच्छन्ति पंडिता, वो चाहते हैं कि हर चीज उच्चारण सही हो, कहीं उच्चारण की कोई गलती ना हो, भाषा का प्रयोग श्रेष्ठ हो। नार्या मधुरम इच्छन्ति, जो स्त्रियां हैं ऑडियंस में उनको मधुरता चाहिए कि नाट्य में सॉफ्ट एंड स्वीट अवश्य होना चाहिए। और जो ना नारी हैं, ना आचार्य हैं, ना पंडित हैं, बाकी उनको मार पीट, शोर शराबा वो चाहिए। हाँ, नार्या मधुरम इच्छन्ति विकृष्टम इतरे जना। बाकी लोग जो हैं उनको तो उछल कूद, मार पीट, ये सारे एक्साइटमेंट, एक्शन चाहिए। तो ये 2 श्लोक हैं। एक नाट्यशास्त्र में क्या होता है, यानी नाट्य में क्या होता है रंग के ऊपर स्टेज पे, और एक ऑडियंस कैसा होता है, उसको क्या चाहिए, ये 2 कर देते हैं। तो मैं इन 2 का जरा ध्यान रखता हूँ। नहीं सर, वो सच आपने सही बताया सर कि मतलब 11 अध्याय पूरे 11 चीजें कवर हो जाती है। कोई किस वो तो कमाल ही है। तो ये मतलब ये क्लासिकल ड्रामा की खासियत ये कि छोटे छोटे श्लोक में पूरा इतिहास दिख जाता है। एक श्लोक में पूरा इतिहास दिखाई पड़ता है। ये पुराना तरीका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब मैंने बहुत ज्यादा समझ लिया आपसे, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था तो मैं क्या करूं सर। नहीं, मुझे आने भी कर रहा था कि चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद, प्रणाम जी, थैंक यू सर। आज्ञा लेता हूँ।